Hello everyone. I hope you all are doing great. Welcome to Web Wonder Workshop episode 2. We hope you missed us. That's why we are here. Okay, so हमने HTML को कवर किया था उस दिन. We really hope कि आपको अच्छे से समझ आया उस दिन और now we are moving forward. As you know, your speakers, me Bhagyashri and Pooja Kumari, as you are familiar with our introduction. So now we are सो हमने एपिसोड 1 कवर कर लिया था जिसमें हमने वेब डेवलपमेंट और HTML5 को कवर किया. नाउ वी आर गोना डू सम CSS एंड बूटस्ट्रैप इन एपिसोड 2. लेट्स डीप डाइव इनटू द CSS. So first of all, what is CSS? CSS is a cascading style sheet. Cascade का मतलब होता है to pass the information, right? And then अब इससे आपको क्या समझ आ रहा है? हम स्टाइलिंग की इंफॉर्मेशन को पास करेंगे थ्रू शीट. समझ में आया? एंड देन ये मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये स्टाइलिंग किस तरह वर्क करती है और हम किस तरह इसको शीट्स में बनाते हैं, शीट्स में काम करते हैं CSS का. इसका लेटेस्ट वर्जन है 3 और हम भी अपनी एपिसोड में उसी के बारे में सीखेंगे, उसी को ही उसी पे वर्कआउट करेंगे. लाइक सही है, ठीक है. CSS is the language that describes the style of an HTML document. Let's take an example. मैंने लास्ट में भी आपको WSB स्कूल की एग्जांपल दी थी कि हमारे होते तो वही टैग्स हैं, लेकिन टैग किस तरह शो होने चाहिए ये हमें CSS बताता है. CSS इज द प्रेजेंटेशन, मतलब स्टाइलिंग है एलिमेंट्स के, HTML एलिमेंट्स के. आप देखें ये है तो हेडिंग ही, लेकिन इसका फॉन्ट चेंज है और मैं इसको होवर कर रही हूँ तो इसका कलर चेंज हो रहा है. इट्स मीन इट्स स्टाइलिंग. और मैं यहाँ पे जब इसको सिलेक्ट कर रही हूँ तो ये सिलेक्ट हो रहा है और ये ग्रीन कलर का हो जाएगा. ठीक है, सो इट्स स्टाइलिंग. मैं जब होवर कर रही हूँ किसी में तो वो ब्लैक कलर का हो रहा है. मुझे एलिमेंट किस तरह शो होगा वो स्टाइलिंग का काम होता है, वो CSS का काम होता है. और CSS से ही हमारी वेबसाइट और ब्यूटीफाई हो सकती है. ठीक है. नाउ इसके हम पढ़ते हैं इसका सिंटेक्स में क्या होता है. आपको सिलेक्टर चूज करना होता है. सिलेक्टर वो जिस पे आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं. लेट्स सपोज मैं हेडिंग पे करना चाहती हूँ तो H1 इज द सिलेक्टर. उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, देन प्रॉपर्टी नेम मतलब मुझे कौन सी स्टाइलिंग करनी है. अब आपको मैंने दिखाई अभी होवर वाली भी थी, कोई बैकग्राउंड कलर भी था. लेट्स सपोज मैं बैकग्राउंड कलर चूज करती हूँ. देन कॉलर, फिर वैल्यू, उसकी कौन सी वैल्यू कि आपको क्या चाहते हो कि बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए, ब्लू हो जाए, इस तरह. और अगर होवर की प्रॉपर्टी चूज हो रही है तो होवर पे कलर कौन सा आप चूज, होवर पे क्या करना चाहते हो. मैं भाई बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहती हूँ तो फिर बैकग्राउंड कलर वहां पे क्या हुआ था, W3 पे वो हुआ था ब्लैक कलर. तो इसी तरह हम ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं CSS के. Now there are 3 ways to add CSS in your file, in your HTML file. वो है इनलाइन होता है एट्रीब्यूट के थ्रू, एलिमेंट के अंदर ही हम एट्रीब्यूट के थ्रू उसकी स्टाइलिंग करते हैं. देन नेक्स्ट इज इंटरनल क्या होती है. इंटरनल मतलब हम उस एलिमेंट के अंदर नहीं करते, लेकिन हम हेड टैग के अंदर करते हैं. हेड टैग के अंदर स्टाइल की टैग बनाकर स्टाइल के टैग के अंदर सारी स्टाइलिंग करते हैं उसी सिंटेक्स को फॉलो करके. सिंटेक्स हर जगह सेम रहेगा, लेकिन ये वेज है ऐड करने के. द अनदर इज एक्सटर्नल, जो कि सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है और मैं आपको रीजन बताऊंगी आगे कि ये प्रेफरेबल क्यों है. एक्सटर्नल मतलब अलग फाइल को हम लिंक करें अपनी HTML फाइल में, जो कि लिंक टैग के थ्रू होता है. ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स कोडिंग, क्योंकि कोड करो और आगे बढ़ो यही हमारा मोटिव है, मतलब क्या कहते हैं, नारा है. ओके, सो ये हमारा पुराना कोड है जो कि हमने एपिसोड 1 में सीखा था. Now we are gonna add our episode 2 file जिसमें हम episode 2 के वंडर्स करेंगे. ओके, HTML. Now अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी इसकी शॉर्टकट की बताई थी बहुत बार कि एक्सक्लेमेशन मार्क और टैब के थ्रू हो गया. ठीक है, ये इट्स डन. मुझे यहाँ पे देना है टाइटल में क्या दूंगी, एपिसोड 2 वेब वंडर्स वर्कशॉप. ठीक है. लेट्स सपोज मेरे पास है एक H1 और मैंने लिखा है यहाँ पे
वेलकम टू एपिसोड 2, राइट। और मैं एक पैराग्राफ बना देती हूँ, या फिर मैं हाँ पैराग्राफ बना देती हूँ ताकि और चीजें समझ में आ जाए। We are doing so many wonders, right? ठीक है, इसका आउटपुट चेक करते हैं पहले कि किस तरह दिख रहा है हमें। हमने रखा था कोडिंग की फाइल में, हमने अपने वर्कशॉप के फोल्डर में इसको बनाया है एपिसोड 2 के नाम से। देन वाओ, इसका आउटपुट आ गया। लेकिन अब मुझे ये तय करना है कि मेरी H1 किस तरह दिखेगी, मेरी पैराग्राफ किस तरह दिखेगा। उसके लिए मैं चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ एट्रीब्यूट के थ्रू। एट्रीब्यूट हमने बताया था कि ओपनिंग टैग के अंदर यूज करते हैं, स्टाइल, फिर ये इन्वर्टेड कॉमास। उसके अंदर लेट्स सपोज मुझे क्या चेंज करना है, मुझे चेंज करना है इसका कलर, टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर की प्रॉपर्टी क्या है, कलर। और मैं कलर चेंज कर रही हूँ पर्पल, राइट, आई हैव पर्पल। ये ओके, ये दूसरा कलर हो गया, सो इट्स पर्पल। ये पर्पल कलर हो गया। और उसके बाद आपको याद से यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, राइट। नाउ चेक इट, ये आपके हेडिंग आपको नजर आ रही होगी कि ये पर्पल कलर की हो चुकी है। तो ये हमने कौन सी स्टाइलिंग यूज की है, हमने यूज की है इनलाइन स्टाइलिंग। क्यों, क्योंकि ये हमारी एज अ उस एलिमेंट के अंदर ही स्टाइलिंग है और ये एज अ एट्रीब्यूट यूज की गई है। लेट्स सपोज अब मुझे कलर के साथ इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है, तो मुझे स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर सिर्फ क्या करना होगा, सेमीकोलन के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन करनी होगी, बैकग्राउंड कलर। मैं बैकग्राउंड कलर इसको लाइट सा पीच पफ दे रही हूँ, ठीक है। लेट्स चेक इट, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर बैकग्राउंड कलर आ गया है, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब ये जो चीज है ना, ये चीज प्रेफरेबल नहीं है इनलाइन स्टाइलिंग। क्यों, अब लेट्स सपोज आई हैव फोर हेडिंग्स, H1 के नाम से ही 4 हेडिंग है मेरी, और ये उन पे स्टाइलिंग भी आ गई। लेट्स सपोज मैंने कॉपी किया और मेरी सारी स्टाइलिंग सब पे आ गई। लेकिन अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है पर्पल कलर। आई वांट टू चेंज इट इन मे बी ब्लू, मुझे ब्लू में चेंज करना है। तो मुझे अब क्या करना होगा, मैं एक एक को जाके चेंज करूंगी, इसमें ब्लू, इसमें ब्लू, इसमें ब्लू। क्यों, क्योंकि ये रिपीटेशन ऑफ कोड है एंड प्रोग्रामिंग नेवर अलाउज यू द रिपीटेशन, नेवर रिपीट योरसेल्फ, प्रोग्रामिंग का ये रूल है। तो अब मुझे क्या करना होगा, अगर ये ऐसा होता कि मैं एक बार में स्टाइलिंग करती और उसको लिंक कर देती तो मुझे इसको एक बार में ही चेंज करना होता। सो ये प्रेफरेबल नहीं है। तो हमारे पास नेक्स्ट वे है, ये कौन सा वे था जो हमने पढ़ा, इनलाइन स्टाइलिंग, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल स्टाइलिंग, राइट। इंटरनल स्टाइलिंग हम किसके थ्रू करते हैं, हम करते हैं स्टाइल टैग के थ्रू। स्टाइल का टैग बनाया हमने एंड देन वैसे ही हमने क्या, कौन सी प्रॉपर्टी है, मैं लेट्स सपोज पैराग्राफ पे देना चाह रही हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है। पैराग्राफ पे मुझे देना है बैकग्राउंड कलर, तो मैंने चूज किया PO, मैंने बैकग्राउंड कलर चूज किया। मैं यहीं से मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, इसलिए ये नहीं हो रहा है। मैंने बैकग्राउंड कलर ले लिया ये, ठीक है। अब ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ, ये अप्लाई देखते होता है या नहीं, ये अप्लाई नहीं हुआ। और ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका रीजन ये कि यहाँ पे तो उस एलिमेंट के अंदर था, तो आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी कि आप किस पे स्टाइलिंग कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे सिलेक्टर देना इट्स मस्ट, तो आप कौन सा सिलेक्टर यूज कर रहे हो, या आप कर रहे हो P, राइट, क्योंकि आप पैराग्राफ पे स्टाइलिंग देना चाहते हो। आपके पैराग्राफ पे भी ये कलर आ गया है बैकग्राउंड का, ओके। तो ये, और अगर अब मैं न्यूमरस पैराग्राफ बना दूं, ओके, तो मुझे यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये सब पे स्टाइलिंग अप्लाई कर देगा। बट द रीजन इज के
ये स्टाइलिंग तो रिपीट नहीं कर रही, हमारा एक रूल फॉलो हो गया कि डोंट रिपीट योरसेल्फ। लेकिन दूसरा रूल होता है प्रोग्रामिंग का कि नेवर कंबाइन योर थिंग्स। मतलब अब ये होता है आपको हर चीज की फंक्शनलिटी अलग अलग करनी होती है। आप सारी फंक्शनलिटी एक फाइल के अंदर नहीं देख सकते, क्योंकि ये तो कोड बहुत सिंपल है, ये आपने बहुत अभी छोटा सा कोड है। लेकिन जब इतनी लाइन्स ऑफ कोड बढ़ जाता है तो आपको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट एक ही फाइल में। तो व्हाट इज द प्रेफरेबल वे, वो है एक्सटर्नल शीट। एक्सटर्नल शीट कैसे, मैंने यहाँ पे बनाई style.css। आप फाइल का नाम कोई सा भी दे सकते हो, लेकिन एक्सटेंशन मस्ट बी CSS, राइट? ओके, देन मैंने ओके किया। यहाँ पे मैंने बनाया, अब एक बटन बना रही हूँ मैं, जिसपे मैं चाह रही हूँ कि आपको हर किसी का फर्क नजर आए, इसलिए मैं मिटा नहीं रही चीजों को। बटन है एपिसोड 2, ठीक है, हमने एपिसोड 2 का बटन बनाया है। अब मैं चाहती हूँ मैं स्टाइलिंग करूँ। मैं बटन को मैंने सेलेक्ट किया, और सिलेक्टर जैसे बनाते हैं बटन पे क्या स्टाइलिंग करूँ, बटन का बॉर्डर, ठीक है। मैं चाहती हूँ बॉर्डर का कलर चेंज हो जाए, बॉर्डर हो जाए ब्लैक, सॉलिड ब्लैक 2px, ऐसे होता है ना बॉर्डर, पिक्सल सॉलिड, ठीक है, पर्पल। ओ सॉरी, मिसिंग क्या है, हमने यहाँ पे ये नहीं लगाया, ये हमने सिंटैक्स में पढ़ा था कि कॉलन भी आता है। तो हमने यहाँ पे बटन बनाया, बटन तो आ गया लेकिन स्टाइलिंग नहीं आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने सेलेक्टर भी दिया है और हमने ये भी दिया है, लेकिन अब वहां पे था कि वहां पे उसी फाइल के अंदर था, तो हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे दूसरी फाइल है, तो उस फाइल को लिंक करना जरूरी है। हम HTML में लिंक भी तो करेंगे ना, तो मैंने आपको बताया कि वो हम किसके थ्रू करते हैं, वो हम करते हैं लिंक टैग के थ्रू, जिसमें जो रिलेशन होता है वो स्टाइल शीट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जहाँ पे डेटा पास किसके थ्रू होता है, स्टाइल शीट के थ्रू। मेरा रीजन ये था बताने को, तो इसलिए ये इसका रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट। और आप ये हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस में क्या टैग देंगे, जो कि रेफरेंस पाथ होगा इस फाइल का, रेफरेंस पाथ क्या है, style.css। डन। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बॉर्डर आ गया है इस बटन का, राइट। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे इन दो पैराग्राफ को कुछ और स्टाइलिंग करनी है और इन दो पैराग्राफ को कुछ और करनी है। लेकिन यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं और मैं इसको एक्सटर्नली कर रही हूँ, ठीक है ना, एक मिनट, या तो ऐसे करते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको कमेंट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे, मैं क्या कर रही हूँ, पी को मैंने क्या किया, बैकग्राउंड कलर मैंने क्या कर दिया, जो मैंने दिया हुआ था, मैं ऐसा कुछ दे रही हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ये हो गया, लेकिन ये सारे पीस पे है। मैं चाहती हूँ कि सारे पीस पे ना हो, क्योंकि मुझे दो स्टार्टिंग के पीस को कुछ और करना है और स्टार्टिंग के पीस जो बाकी पैराग्राफ्स हैं उनको कुछ और कलर देना है। तो मैं ये कर सकती हूँ क्लास के थ्रू। मैंने इनको दी क्लास style1, ठीक है, और मैंने इसको भी दे दी है क्लास style1, ठीक है, और मैंने इसको क्लास दे दी है style2, इसको क्लास दे दी है style2। अब मैं इसमें सिर्फ क्या चेंज करूंगी, इसमें यहाँ पे पी नहीं करूंगी मैं, यहाँ पे क्लास को जब एक्सेस करते हो, क्लास होती है कि आपको जब डिफरेंट एलिमेंट्स को एक स्टाइल देना होता है तो आप उसको क्लास असाइन कर देते हो। क्लास को एक्सेस कैसे करते हैं, हम एक्सेस करते हैं डॉट के थ्रू, ठीक है, डॉट style1, देन तो मैंने यहाँ पे कर दिया बैकग्राउंड, इसका कलर style1 का ये हो जाए, और style2 का जो होगा, style2 का जो होगा आप कर दो, ठीक है। style2 का मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ कलर, देखते हैं कलर कौन सा अच्छा है। मैं यहाँ पे कर रही हूँ ये वाला कलर, ठीक है।
और आपको यहाँ पे, आप जब यहाँ पे होवर करेंगे ना तो आपको दिखेगा कि एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है उसकी क्लास स्टाइल 1 पे ये कलर अप्लाई हो रहा है, और एलिमेंट क्या है यहाँ पे p है, उसकी स्टाइल 1, ठीक है, क्लास स्टाइल 1, और p उसका क्लास स्टाइल 2। डन, नाउ चेक इट। अब आप देख सकते हैं कलर में इतना डिफरेंस एक्चुअली नहीं आया है क्योंकि कलर थोड़े सेम सिमिलर वाले हैं, लेकिन ये हमारा अप्लाई हो गया है। फर्स्ट 2 पैराग्राफ पे डिफरेंट स्टाइलिंग एंड सेकंड 2 पैराग्राफ पे डिफरेंट स्टाइलिंग में। और यहाँ से अगर मैं इसको कलर को चेंज करूँ ताकि मेरी कलर वाज़ेह हो जाए, तो मैं करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हमारा उस 2 पैराग्राफ पे कुछ और कलर आया और उन 2 पैराग्राफ पे कुछ और। अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया, और डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जो 3 वेज थे वो क्या थे, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन में हम कैसे कर रहे थे उनको स्टाइल, हम कर रहे थे उनको एट्रीब्यूट के थ्रू स्टाइल, ठीक है, और इंटरनल में हम कर रहे थे टैग स्टाइल के थ्रू उनको क्या कर रहे थे, उनको स्टाइल कर रहे थे एलिमेंट्स को, राइट। एंड देन एक्सटर्नल में हम लिंक के थ्रू उनको इंटीग्रेट कर रहे थे, और स्टाइलिंग का वे सिंपल सिंटेक्स तो वर्क सिंपल था, लेकिन लिंक के थ्रू उनको हम लिंक के थ्रू उनको लिंक कर रहे थे हमारे पेज के साथ और उनको स्टाइल कर रहे थे। नाउ इट्स CSS selectors, over to you Pooja. Yes. तो CSS में एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए हम सिलेक्टर्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे वेब पेज पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं एंड वी वांट कि हम उनमें से कुछ एलिमेंट्स पे स्टाइलिंग करें, कुछ स्टाइल करें और कुछ डिज़ाइन करें। तो हम उस चीज़ को करने के लिए CSS सिलेक्टर्स से सिलेक्ट करते हैं उन एलिमेंट को, देन उसके बाद हम डिज़ाइनिंग करते हैं। तो CSS सिलेक्टर को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें देखा कि किस तरह से अभी हमने क्लासेस बना के पैराग्राफ की 2 अलग अलग क्लासेस बना के उसमें डिज़ाइन चेंज की डॉट यूज़ करते हुए। देन हमने टैग भी यूज़ किया है, अभी H1 का टैग यूज़ किया था आई गेस भाग्यश्री ने, उसको टैग यूज़ करते हुए स्टाइल किया हमने। देन हम आ जाते हैं सिंपल सिलेक्टर में ID को। ID नाम से पता चल रहा है समथिंग दैट इज़ यूनिक, हमें कोई यूनिकनेस से स्टाइल देनी है किसी एक एलिमेंट पे या 2 एलिमेंट्स पे, तो हम उसमें ID यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाली वेबसाइट चेक करें मटेरियल डिज़ाइन की, यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर लग रही हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट कलर सबका तकरीबन ब्लैक है, लेकिन अगर हम देखें कि बैकग्राउंड यहाँ पे वाइट है पूरा तकरीबन, अगर हम नेवबार को चेक करें कि यहाँ पे नेवबार का कलर ब्लैक है, बैकग्राउंड कलर है ब्लैक, जो कि किसी और चीज़ में नहीं आ रहा, मतलब समथिंग इज यूनिक। सो दे माइट हैव यूज्ड द सिलेक्टर ID सिलेक्टर एंड उसमें उन्होंने किया होगा उस। तो इस चीज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे ID को सिलेक्ट करते हुए किस तरह से हम एलिमेंट्स को डिज़ाइन करते हैं। तो अगर हम H1 एक बनाते हैं टैग और हम लिखते हैं कि यहाँ पे हम CSS सिलेक्टर्स को पढ़ रहे हैं, राइट। तो अभी हमने कोई स्टाइलिंग इस पर नहीं की है, मैंने यहाँ पे एक स्टाइल शीट बनाई है style.css और उसे लिंक कर दिया है सेम वे से जैसे अभी भाग्या ने एक्सप्लेन किया। तो अब मैं करना चाह रही हूँ कि इसे मैं अभी ID दे दूँ, जैसे हमने क्लास दिया था कि क्लास देते हुए हमने लिखा था क्लास और देन उसकी वैल्यू दी थी, वैसे ही हम ID देते हुए ID और उसकी वैल्यू देंगे। ID हम क्या करते हैं, इसको हम हेडिंग लिख देते हैं क्योंकि ये हमारी मेन हेडिंग है CSS सिलेक्टर्स, तो हमने दे दी हेडिंग। तो जैसे हमने वहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए क्लास को डॉट यूज़ किया था, वैसे यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ID को सिलेक्ट करते हुए हैश और देन ID का नाम जो कि हमने रखी है हेडिंग, राइट। तो ब्राउजर क्या करेगा, हैश साइन से पता चलेगा कि हेडिंग नाम की कोई ID है, उसको टारगेट करना है। देन उसका क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल हम टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर। तो देखते हैं कि इसने वाकई में उसी H1 को सिलेक्ट करते हुए किया है या नहीं। ये शायद मेरा HTML वाला पेज खुला हुआ है, लेट्स ओपन द एपिसोड 2 कोड। यस, को हम रन करते हैं तो हमने देखा कि CSS सिलेक्टर्स हमारे पास सेंटर में आ गया। वैसे अगर हम H1 लिखते हैं तो सेंटर में नहीं आता, मैंने अलाइनमेंट की है टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, तो ये इससे आ गया। देन अगर हम मूव फॉरवर्ड करते हैं हमारे सेकंड सिलेक्टर्स के टाइप का दैट इज कॉम्बिनेटर, दैट मीन्स कि कुछ चीज़ों को कंबाइन करते हुए हम कोई चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे आ गया फर्स्ट टाइप है
चाइल्ड सिलेक्टर, जिसमें हम यूज करने के लिए ग्रेटर देन की साइन यूज करते हैं। इसको समझने के लिए एक वेबसाइट वही वाली विजिट करते हैं। इसमें देखते हैं हम कि नेवबार के अंदर कुछ डायरेक्ट चिल्ड्रंस हैं। जैसे नेवबार के अंदर डिजाइन आ गया, कंपोनेंट, डिव्स और रिसोर्सेज, ये डायरेक्टली उसी डिव के अंदर है, चाइल्ड एज ए चाइल्ड है। तो हमने इसको इस तरह से डिजाइन किया होगा कि है ना उस इस डिव के डायरेक्ट चाइल्ड का कलर, टेक्स्ट कलर को वाइट कर दें। तो इस चीज को हम देखते हैं कि कोड में किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर मेकिंग अ डिव और हमने इस डिव में एक डाल दिया है h1 और इसमें हमने लिख दिया है कि हेडिंग 1। देन हम एक और डिव बनाते हैं और इस डिव के अंदर हम बनाते हैं दूसरा h1 एंड उसको नाम दे देते हैं हेडिंग 2। राइट, तो हमने अभी देखा कि डायरेक्ट चाइल्ड को टारगेट करने के लिए हमने क्या क्या नोटेशन यूज करना है, ग्रेटर देन। तो हम क्लास भी देते हैं, क्लास हमने दे दी है इसकी क्लास 1। तो वी वांट कि क्लास 1 में जो भी डायरेक्ट चाइल्ड्स हैं उन पे हम डिजाइनिंग करें। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो क्लास नेम लिखेंगे क्लास 1, इसका डायरेक्ट चाइल्ड, तो क्या नोटेशन यूज होगा, ग्रेटर देन साइन, डायरेक्ट चाइल्ड जो कि h1 हो, उस पर हमें डिजाइनिंग अप्लाई करनी है। क्या डिजाइन अप्लाई करें हम, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट डेकोरेशन में जाके हम अंडरलाइन कर देते हैं फॉर एग्जांपल। तो हम देखते हैं कि इसमें किस चीज़ पे वाकई में उसी चाइल्ड को डिजाइन किया है जो डायरेक्ट है या नहीं। ये देखिए, हमने फर्स्ट डिव में अंदर जो डायरेक्ट चाइल्ड था वो सिर्फ h1 था, h2 सेकेंड डिव के अंदर आ रहा था, वो डायरेक्ट चाइल्ड नहीं था। देन हमारे पास आ जाता है सिलेक्टर दैट इज डिसेंडेंट, जो कि वो सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर देगा जो डायरेक्ट हो या फिर उसके डिसेंडेंट्स में आ जाए, उसके अंदर की चीज हो, उसके अंदर भी अगर एलिमेंट्स आ जाते हैं बाकी सारे उनमें भी सिलेक्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको कर देते हैं, जैसे ये है हमारे पास एक डिव है, उसके अंदर है h1 जो कि उसका डायरेक्ट चाइल्ड है। देन दूसरा हमारे पास डिव आ रहा है जो उसके अंदर है, ये डायरेक्ट चाइल्ड इसमें h1 नहीं है, यहाँ पे जो हमने हेडिंग 2 बनाया है इसका डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है लेकिन इसका डिसेंडेंट है। तो अगर हम डिसेंडेंट प्रॉपर्टी सिलेक्टर यूज करते हुए अगर डिजाइनिंग करेंगे तो हमारा सेकेंड वाला जो h1 होगा उस पर भी हमारी डिजाइनिंग इफेक्ट आएगा। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास नोटेशन है जस्ट स्पेस। तो लेट्स सी ब्राउजर ने वाकई सारे डिसेंडेंट पे ये डिजाइनिंग अप्लाई की है कि नहीं। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारी दोनों हेडिंग्स पे अब अंडरलाइन आ चुकी है। देन अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है एडजेसेंट सिलेक्टर, दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट नेक्स्ट टू दैट एलिमेंट, मतलब कि बराबर में दो एलिमेंट्स हैं उनमें हम सिलेक्शन कर रहे हैं। इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक डिव बना रहे हैं, उसमें हमने एक h1 बना दी है, देन हम h2 बना रहे हैं इसमें एक, और एक और हमने h2 बना दिया है। राइट, तो हम चाहते हैं कि हमारे h1 के जो एडजेसेंट h2 है उस पर हम स्टाइलिंग करें। तो इस चीज को करने के लिए हमने नोटेशन चेक किया, क्या है हमारे पास नोटेशन इस चीज को करने के लिए, प्लस की साइन है। तो हम स्टाइलिंग में जाएंगे हमारी स्टाइल शीट में और चेक करते हैं कि वाकई में इस चीज पे किस तरह से इफेक्ट पड़ता है। हमने कहा कि हमारे h1 है उसके जो डायरेक्ट एडजेसेंट है h2, उस पर हमें कुछ डेकोरेशन करनी है। फॉर सपोज हम कर लेते हैं लेटर स्पेसिंग 10 पिक्सल। ओके, तो लेट्स सी ये कौन सी वाले h2 को करता है, दोनों h2 को या किसी एक को। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये था ये फर्स्ट हेडिंग थी h1 था और ये दोनों हमारे पास h2 थे, लेकिन डायरेक्टली जो एडजस्टेंट है h1 के h2 को ये वाला h2 है, तो इसी में लिए हमारे पास सिर्फ इस h2 में हमारे पास लेटर स्पेसिंग आई है। देन अगर हम दूसरा सिलेक्टर देखें जनरल सिलेक्टर, ये क्या करेगा कि सारे ही सिबलिंग्स को सिलेक्ट कर देगा, आइदर इट्स नेक्स्ट टू द एलिमेंट और नॉट।
मतलब कि जितने भी सिबलिंग्स होंगे उन सब में ये स्टाइल कर देगा। तो हम अब इसमें की नोटेशन को यहाँ पे लगा के चेंजेस को अब रीलोड करते हुए देखेंगे कि वाकई में सबको ये कर रहा है। वी कैन सी यहाँ पे दोनों ही H2 में अब वो लेटर स्पेसिंग आ गई है जो उसमें प्लस सिग्नेचर से नहीं हो रही थी। So these were all about the combinators. Let's move to the third category जो कि है हमारे पास सूडो क्लास। इस लेक्चर में क्या होता है कि सर्टेन स्टेट्स चेंज होने के बाद अगर हम कोई डिजाइनिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं माउस को होवर कर दूं सूडो पे और अभी इसका शेडो हम देख रहे हैं कि शेडो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेटर वाले पे बॉक्स पे कोई शेडो नहीं है। तो इस तरह से किसी स्टेट के बेसिस पे हम डिजाइनिंग को चेंज कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं सूडो क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी जाएं और चेक करते हैं, एक हम बना देते हैं एंकर टैग, तो हमने यूज नहीं किया। लेट्स रिमूव दिस, लेट्स मेक द एंकर टैग और इसे मैं कुछ भी लिख देती हूँ यहाँ पे और मैंने लिख दिया माय लिंक। इस पे होवर होते ही इस पर कोई डिजाइनिंग करूँ मैं, तो स्लाइड में हम देखते हैं कि हमारे पास सूडो क्लासेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कॉलन यूज होता है। तो हमने लिया कॉलन का यूज करते हुए एंकर टैग को सिलेक्ट करेंगे। मैंने लिखा ए देन कॉलन और फिर कौन सा स्टेट, होवर होने पे क्या करें, ये बैकग्राउंड कलर चेंज कर दे एंड मेक इट ब्राउन। तो लेट्स सी हाउ इट रेंडर्स ऑन द ब्राउजर। तो अभी ये नहीं है, लेकिन व्हेन एवर आई विल होवर ऑन इट इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, राइट। अगर मैं चाह रही हूँ कि कोई और स्टेट, फॉर सपोज अगर ये विजिटेड हो जाए, देन इसका बैकग्राउंड कलर मुझे कोई और दे देगा। फॉर सपोज मैं कर रही हूँ डार्क ब्लू, ओके। देन लेट्स सी द चेंजेस। मैंने अभी इस पर विजिट नहीं किया, मैं होवर कर रही हूँ तो ब्राउन कलर आ रहा है, लेकिन मैं अभी इसको विजिट कर रही हूँ, जैसे मैंने इसको क्लिक किया देन इसका कलर चेंज हो गया है ब्लू। आपने अभी देखा कुछ खुला नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसके हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस में कोई लिंक नहीं दी हुई थी, लेकिन मैंने क्लिक कर दिया था उसको। That's how the pseudo classes works. So the fourth category is pseudo elements. That means कि हम elements के कुछ parts को select करते हुए उन पे डिजाइनिंग करते हैं। हमने देखा होगा कुछ बड़े से पैराग्राफ होते हैं, उनका फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटलाइज हो जाता है या कोई डिफरेंट कलर में हो जाता है स्टाइल वगैरह, तो उस चीज को pseudo elements के थ्रू करते हैं। इस चीज को करने के लिए हमारे पास डबल कॉलन यूज होता है, तो इसको हम हमारे पास कोडिंग में यूज करके देखते हैं कि किस तरह से होता है। लेट्स मेक अ पैराग्राफ और इसका टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा हो तो और अच्छा लगेगा। लेट्स कॉपी इट फ्रॉम गूगल। ओके, मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया है, सही है। अभी ये सिर्फ पैराग्राफ है, मैं चाह रही हूँ कि इसका फर्स्ट लेटर, इस पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर वो कैपिटल हो जाए। तो व्हाट विल आई डू, पी टैग का डबल कॉलन यूज करूंगी क्योंकि ये मेरे पास सूडो एलिमेंट है। फर्स्ट लेटर उस पर मुझे स्टाइलिंग करनी है, तो जो भी स्टाइलिंग करनी है मैं यहाँ पे करूंगी। वो मुझे करना है कि इसका फर्स्ट लेटर फॉन्ट साइज बढ़ा दूँ मैं और इसको एक्स्ट्रा लार्जर कर दूँ, फॉन्ट वेट भी कर दूँ, मैं बोल्डर कर दूँ। तो लेट्स सी आइदर इट वर्क्स। तो ये हम देख रहे हैं, ऐसी चीज़ें हमने काफ़ी वेब ब्राउज़र में देखी हुई होती है, आर्टिकल्स वगैरह में फर्स्ट लेटर, या फिर हम इसको फर्स्ट वर्ड भी कर सकते हैं। इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि हमें पी से पहले कुछ कंटेंट चाहिए, तो व्हाट वी विल डू, पैराग्राफ के देन डबल कॉलन, देन लिखेंगे हम बिफोर। क्या करेगा, पी टैग से बिफोर हमें क्या करे, कंटेंट दे। कंटेंट में हम बताएंगे जो हमें कंटेंट देना है। तो लेट्स राइट टेक्स्ट बिफोर पैराग्राफ। ओके, लेट्स सी हाउ इट लुक्स।
तो ये हमारे पास आ गया है टेक्स्ट बिफोर पैराग्राफ। और अब इस पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को हमने टी कर दिया है, तो उसी में चेंजेस आ गई है हमारे डिजाइन के हिसाब से, राइट। इसी तरह से आफ्टर वाली चीज भी सेम वे से होगी। देन हमारे पास लास्ट कैटेगरी आ जाती है एट्रीब्यूट। दैट मीन्स कि हम कुछ वैल्यूज के हिसाब से हम उसमें चेंजेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, हम चाह रहे हैं कि टाइटल हम कोई वैल्यू दें टाइटल की, और जिस पिक्चर का उस वैल्यू से टाइटल मैच हो जाता है, उनका बॉर्डर शेडो हम चेंज कर दें, या उनका बॉर्डर स्टाइल चेंज कर दें, या कोई स्टाइलिंग करें, तो हम उस एट्रीब्यूट की वैल्यू के हिसाब से स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो इसे हम एंकर टैग के थ्रू करके देखते हैं। पहले मैं एक लिंक कॉपी करती हूँ, लेट्स गूगल की कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो हम एक एंकर टैग बना रहे हैं, ये रहा हमारा एंकर टैग, जो कि यही यूज कर लेते हैं हमने ले लिया ये। और हम चाह रहे हैं कि इस वैल्यू के हिसाब से हम डिजाइनिंग करें। तो हमने क्या किया, हमने लिया एंकर टैग और इसकी हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस की वैल्यू अगर मैच कर रही है इससे, इस वैल्यू से जो भी हमने लिखी है, तो इसमें स्टाइलिंग कर दे। स्टाइलिंग हम क्या करें जो हमारे पास ज्यादा वाज़ेह हो जाए, टेक्स्ट फॉन्ट साइज कलर, बढ़ा देते हैं। हाँ, टेक्स्ट कलर हमने यूज नहीं किया, कलर हम कर देते हैं लाइट सा। ओके, ये हमने कलर चेंज कर दिया। तो हम देखते हैं कि वाकई में इसमें स्टाइलिंग हुई है। यस, हमारे पास लिंक का कलर चेंज हो गया है, लाइट सा कलर आ गया है, और वो होवर वाली चीज़ भी हो रही है। देन हम आ जाते हैं बैक टू द एट्रीब्यूट। इसके अलावा अगर हमें मैच, एक मिनट, हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू चेंज करके देखते हैं कि आइदर इट्स वर्किंग और नॉट। हम इसकी वैल्यू अब हटा देते हैं, राइट, हमने हटा दी। और हमने रेफरेंस में वहाँ पे स्टाइल में हमने स्टिल वही रखी है। तो हम चेक करते हैं कि ये डिजाइनिंग करता है या नहीं कर रहा, क्योंकि वैल्यू चेंज हो गई है। इसी तरह से अगर हम कोई कंटेनिंग की कर दें, जैसे अगर कंटेनिंग सम वर्ड्स और सम लेटर डीएससी अगर उस लिंक में आ रहा है तो स्टाइल चेंज कर दे या समथिंग लाइक दैट, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सीएसएस सिलेक्टर्स। देन हम मूव करते हैं आगे। तो हमारे पास अब आ जाता है सीएसएस बॉक्स मॉडल। हमारे पास जो भी एलिमेंट्स एचटीएमएल के ब्राउजर पे रेंडर होते हैं, वो सब उनके चारों तरफ सराउंडिंग में एक बॉक्स बना हुआ होता है। उस बॉक्स को हम कहते हैं सीएसएस बॉक्स मॉडल। इसमें 4 चीजें कंसिस्ट होती हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास मार्जिन, देन हमारे पास आ जाता है बॉर्डर, और फिर आ जाता है हमारे पास पैडिंग, एंड द लास्ट वन इज आवर कंटेंट, राइट। तो इसे हम चेक करते हैं कोड करके। हम एक बटन बनाते हैं, दैट इज हमारा, क्या लिखे हैं इसमें, एपिसोड 2 का बटन बना दें। तो ओके, एपिसोड 2 का बटन बना दिया, राइट। हम एक और बटन बनाते हैं, कमिंग एपिसोड, अपकमिंग, यस, अपकमिंग एपिसोड 3, एपिसोड 3, राइट। स्टे लेट्स सी, ट्यून्ड। यस, स्टे ट्यून्ड। ये हमारे पास 2 बटन आ गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस बटन में हमारे पास जो कंटेंट है पार्ट है वो है एपिसोड 2, और इस वाले बटन में है अपकमिंग एपिसोड नंबर 3। और अब और जो हम इस बटन की बाउंड्रीज देख रहे हैं, लाइन सी हमें नजर आ रही है, ये हमारे पास बॉर्डर को रिप्रेजेंट कर रही है। देन इस बॉर्डर और इस कंटेंट के दरमियान में जो स्पेस है वो हमारे पास पैडिंग कहलाता है। इसके अलावा अगर हम इन दोनों बटन्स के बीच में अगर गैप चेक कर रहे हैं, तो ये हमारे पास मार्जिन से सेट होगी, राइट। 2 एलिमेंट्स के दरमियान का गैप होगा मार्जिन, और एलिमेंट के चारों तरफ जो बाउंड्री है वो उसका बॉर्डर है। जो कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है और बॉर्डर है, उन दोनों के गैप को हम कहते हैं पैडिंग। तो हम इसे चेक करते हैं, इन्हें हम सेट कैसे करते हैं। हम गए स्टाइल शीट में और हमें सेट करना है पैडिंग को, बटन के पैडिंग को। हमने सेलेक्ट किया बटन, राइट, वी आर सेटिंग पैडिंग, जैसे प्रॉपर्टी का नाम लिखा और उसकी वैल्यू देनी है। अब हमें पैडिंग हम करते हैं 10 पिक्सल। लेट्स सी, तो हमारे पास अब देखें गैप आ गया बॉर्डर और एलिमेंट के कंटेंट के बीच में। फिर हम करके देखते हैं कि बॉर्डर सेट होता है या नहीं। बॉर्डर, देन बॉर्डर के बाद कितना बॉर्डर देना है, 2 पिक्सल दे देते हैं।
2 पिक्सल बॉर्डर दे दिया, देन बॉर्डर टाइप फॉर एग्जांपल डॉटेड दे दिया बॉर्डर, देन उसका कलर दे देते हैं बॉर्डर का, लेट्स सपोज यहाँ पे ब्राउन आ रहा है तो ब्राउन कर लेते हैं, लेट्स सी ये हमारे पास डॉटेड बॉर्डर भी आ गया। देन हम चेक करते हैं कि मार्जिन किस तरह से करता है, और हमने कर लिया ये मार्जिन, और मार्जिन की वैल्यू हम सेट करते हैं 20 पिक्सल, हमने सेट किया और ये किया हमने रन। तो अब ये क्या कर रहा है कि चारों तरफ मार्जिन सेट कर दी, जैसे पैडिंग चारों तरफ और बॉर्डर चारों तरफ लगाया था वैसे मार्जिन भी चारों तरफ लगा दी। तो इफ वी वांट कि हमें किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, पैडिंग बॉर्डर या फिर मार्जिन, तो उसे भी हम सेट कर सकते हैं। जैसे हमने अभी ऊपर पैराग्राफ भी यूज किया ना, उस पर हम स्टाइल करके देखते हैं। पैराग्राफ पे अगर बॉर्डर मुझे सिर्फ बॉटम में लगाना है तो मैंने किया बॉर्डर बॉटम, इसी तरह से मार्जिन बॉटम और पैडिंग बॉटम भी हो सकता है, यहाँ जो भी डायरेक्शन हम देना चाहें, टॉप राइट लेफ्ट, और 4 पिक्सल कर देते हैं, और देन हम करते हैं सॉलिड, और हमने कर दिया इस पे ब्लू, राइट। लेट्स सी हमारे पैराग्राफ के चारों तरफ, सॉरी चारों तरफ नहीं, जस्ट बॉटम में बॉर्डर आया है, यस इट इज, यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर आ गया है। लेकिन अभी अब देख रहे हैं कि हमारे पास कंटेंट से ज़्यादा बॉर्डर है, लेकिन अगर हम यहाँ पे चेक करें बटन पे हमारे जितना कंटेंट था वो उतना ही बॉर्डर आया है। वो क्यों? क्योंकि ये हमारे पास बटन है वो इनलाइन है एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट इतना ही स्पेस कवर करता है जितना उसका कंटेंट होता है, जबकि हमारे पास पैराग्राफ हो गए, हेडिंग्स हो गई, ये सारे हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, वो पूरी आपकी विड्थ को कवर कर देते हैं, कंटेंट चाहे आपका 2 लेटर्स ही क्यों ना हो। तो दैट वाज इट। फिर हम चेक करते हैं कि इस तरह से हमने बॉर्डर दिया है, बॉर्डर पैडिंग, तो हम एक और वे देखते हैं क्लॉकवाइज चलने का। जैसे अगर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, जस्ट मार्जिन को करते हैं इसका, बॉर्डर को, मार्जिन को जस्ट हम करते हैं क्लॉकवाइज वाला में, राइट। मार्जिन किया मैंने, देन मैं लिख रही हूँ 10 पिक्सल, क्लॉकवाइज मतलब टॉप, देन आएगा हमारे पास राइट, देन हमारे पास आएगा बॉटम एंड देन लेफ्ट। जो मैं प्रॉपर्टी फर्स्ट लिखूंगी वो होगी टॉप 10 पिक्सल, देन हमारे पास आ गया 20 पिक्सल मैंने लिखी विच विल बी फॉर राइट साइड, यस। देन अगर मैं 30 पिक्सल लिख रही हूँ इट विल बी फॉर बॉटम साइड, and then if I am writing 40 pixel it will be for right side, left side, right, left top, side, sorry, right, yes, left side, bottom and left, counterwise, clockwise। तो ये हमारे पास एक और वे है मार्जिन सेट करने का, और ये हमने चेक किया कि स्पेस डिफरेंट जो हमने दिया था टॉप का, देन उससे ज़्यादा ये वाली साइड, उससे ज़्यादा ये वाली साइड, और उससे ज़्यादा ये वाली साइड, इस तरह से हमारे पास मार्जिन सेट हो गई है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने देख लिया कि किस तरह से ऑल साइड्स हम अप्लाई कर रहे हैं, देन हमने देखा कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज किस तरह से करेंगे टॉप राइट लेफ्ट और बॉटम पे। और इसके अलावा अगर हम मार्जिन और पैडिंग को 0 कर देते हैं, जैसे यहाँ पे थर्ड एग्जांपल में सेट किया हुआ है, तो हमारी सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, हमें स्पेसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे एलिमेंट्स के दरमियान वाले, और एलिमेंट्स के कंटेंट और बॉर्डर के बीच में वो बहुत सारा मिक्सअप हो जाएगा, चीज़ों को समझना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इट इज़ प्रेफरेबल टू यूज, देन इट इज़ ओवर टू यू भाग्या। सो डिफरेंट कलर्स को हम स्टडी कर चुके हैं, कलर्स को ऐड करने के डिफरेंट वेज होते हैं। तो इन टोटल देर आर 4 वेज। इसमें एक वे नहीं है जो कि हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, वो है नेम के थ्रू। हमने अभी तक जो भी कलर्स को एक्सेस किया है या कलर को यूज किया है, आई मीन टू से, तो वो हमने नेम के थ्रू किया है। लेकिन हम RGB कलर्स भी यूज कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल भी, हेक्सा भी, और HSL भी। RGB क्या होते हैं? RG मीन रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जैसे कि ना हमें क्या जरूरत पड़ी इन RGB या हेक्साडेसिमल कलर्स की, क्योंकि जो भी नेमिंग के थ्रू जो हमारे कलर्स हैं वो अनलिमिटेड नहीं है, वो बहुत स्पेसिफिक है। तो अगर हमें किसी का लाइटर शेड या डार्कर शेड चाहिए तो मे बी उनका कोई नेम ना हो, लेकिन RGB के थ्रू हमें हर कलर एक्सेस हो सकता है।
और इन्हीं तीनों कलर्स का मिक्सचर से हम सारे कलर्स बनाते हैं और इनकी वैल्यूज जो 0 से स्टार्ट होती हैं और मैक्सिमाइज 255 तक होती है। ओके, और इसमें एक और प्रॉपर्टी है RGBA की, रेड ग्रीन ब्लू अल्फा, जिसको अल्फा वैल्यू कहते हैं। अल्फा वैल्यू डिफाइन करती है ट्रांसपेरेंसी ऑफ कलर और ओपेसिटी ऑफ कलर। मतलब 0 है तो फुली ट्रांसपेरेंट, और अगर 1 है तो फुली, उसको कहते हैं फुली ओपेक, फुली ओपेक। ठीक है, अब इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मुझे अगर मैंने जो स्टाइलिंग दी हुई है मैं उसी को यूज करूंगी कि यहाँ पे ब्लू है, लेकिन मैं देना चाहती हूँ RGB। ठीक है, जिसका कलर का कॉम्बिनेशन ज्यादा वैल्यू होगी उसको कहते हैं उसका कलर बन जाएगा। ठीक है, मैं रेड को रख रही हूँ 0, ग्रीन को रख रही हूँ 0 और ब्लू को रख रही हूँ 255। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या कलर आता है। ये सेम कलर है जो हमने यूज किया था। देखें, लेट्स सपोज मैं इसको रेड कर देती हूँ 255 0 एंड इसको 0, तो ये रेड कलर है क्योंकि मैंने रेड को वैल्यू दी है, ग्रीन और ब्लू को मैंने 0 किया हुआ है। तो मतलब हम यहाँ पे और इसको अगर मैं RGBA कर दूं और मैं इसको वैल्यू दे दूं 0.6, ठीक है, तो इट्स मीन के ये लाइटर वर्जन ऑफ रेड, मतलब ट्रांसपेरेंसी को ये 0.6 कर देगा। अगर 0 होता तो ये फुली ट्रांसपेरेंट होता। लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग टू सी इट, हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक। तो फिर ये 0 से आप देख सकते हैं कि ये जो भी थे इस कलर का फुली ट्रांसपेरेंट हो गया, मतलब इसमें कुछ भी नहीं, इस कलर बचा ही नहीं है। अब मैं इसको 0.1 भी करती हूँ ना, तब भी इसका हल्का सा लाइटर शेड आपको नजर आने लगेगा रेड कलर का। आप देख सकते हैं कि पिंकिश कलर जो है ये मुझे शो हो रहा है। ठीक है, तो फिर हम ये हो गया, ये RGB कलर है। RGB में वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है 255 तक होती है। एंड हेक्सा में क्या होता है कि आप डेसिमल वैल्यू हमारी 0 to 9 होती है। ठीक है, और हेक्सा में होती है हमारी 0 to F तक, क्योंकि इसके बाद 9 के बाद ABCDF आता है। तो इसमें हम कलर्स बना सकते हैं। जो स्टार्टिंग के 2 होते हैं वो रेड को डिफाइन करते हैं, उसके बाद के ग्रीन को, एंड उसके बाद वाले ब्लू को डिफाइन करते हैं। तो यू कैन कन्वर्ट RGB इनटू हेक्सा, हेक्सा इनटू RGB। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्टाइल 2 में ही सेम अभी कलर अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन हेक्सा में। हेक्सा में मुझे अब रेड कलर बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी, सबसे इसकी लार्जेस्ट वैल्यू उसमें 255 थी तो मैंने दे दी। अब यहाँ पे लार्जेस्ट जो इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है, सॉरी लार्जेस्ट बोल रही हूँ, हाईएस्ट है FF। ठीक है, उसके बाद 0 0 0 0, तो ये मुझे रेड कलर देगा, राइट। तो ये हो गई हेक्साडेसिमल वैल्यूज। तो ये डिफरेंस था इन दोनों में। बाकी HSL जिसको ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस कहते हैं, इनमें एक तो हम नॉर्मली 120 के हिसाब से हमें वैल्यू दी है, बाकी 100% और 50%। अब ये क्यों है, क्योंकि इसमें परसेंटेज में वैल्यू दी जाती है। लेकिन आपने एक चीज और जो फैक्ट है कि काफी लोगों को लगता है कि कलर्स के हैं सिर्फ 3 नेम के थ्रू, हेक्सा और RGB, क्योंकि HSL इतना कम यूज होता है। तो आपको ये एक्सप्लोर करना है कि ये वाला वे कलर का इतना कम क्यों यूज होता है। सो एक्सप्लोर इट, फाइंड इट और कमेंट करें इसके लिए। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स बूटस्ट्रैप, हमारा फ्रेमवर्क में। जैसे कि हमें पता है कि हर काम को करने के दो वेज होते हैं, 2 वेज होते हैं, लाइक एक इनडायरेक्ट वे और एक डायरेक्ट वे। हमने एक डायरेक्ट वे तो सीख लिया कि हमने हर चीज को स्टाइल हम खुद कर रहे हैं, लेकिन कुछ बने बनाए कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, हमें उनको इम्प्लीमेंट करना होता है अपने अपने फाइल में, और हम उनको यूज कर सकते हैं, वो बूटस्ट्रैप के थ्रू कर सकते हैं, जिसको हम इनडायरेक्ट वे भी कह रहे हैं। तो बूटस्ट्रैप हमारे पास वर्जन 4 है, उसका लेटेस्ट वर्जन है और हम उसी को यूज करने वाले हैं। बूटस्ट्रैप क्या है, एक फ्रेमवर्क है जो कि हमारे वेब डिजाइन्स, जो वेब पेजेस होते हैं उसको रिस्पॉन्सिव बनाता है और उनको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है हमारी जो मोबाइल की स्क्रीन होती है, किसी मतलब उसको रिस्पॉन्सिव इसी को कहते हैं, मोबाइल फर्स्ट एप्लीकेशन के हिसाब से उसको रिस्पॉन्सिव बनाता है। ठीक है, और ये एक फ्रेमवर्क है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज फ्री टू यूज, आप उसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और इसका ये बहुत इजी है, इसकी वेबसाइट पे हर तरह की डॉक्यूमेंटेशन गिवन है।
तो इसको ऐड करने के डिफरेंट वेज हैं अपने, आप इसको यूज 2 वे से कर सकते हैं, जो डाउनलोड करके, यहाँ पे मैंने वेबसाइट खोली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वेबसाइट है, अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे स्टेप्स दिखा देगा कि डाउनलोड करने के बाद आपको सिर्फ लिंक करना है और आपको उसके क्लासेस को यूज करना है, ठीक है। नाउ जो कि यूजेबल वे है जो सब लोग यूज करते हैं, और हम भी यहाँ पे अपने वर्कशॉप में इसी को यूज करने वाले हैं, जो कि CDN, कॉन्टैक्ट नेटवर्क डिलीवरी की जो लिंक है उसके थ्रू। अब इस लिंक के थ्रू हम क्या करेंगे, इस लिंक को हम अपनी इनके जो डिफरेंट लिंक्स इनकी वेबसाइट पर भी गिवन है उनको हम लिंक करेंगे अपने वेब पेज के साथ, और उन हम यूज कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की कितनी भी क्लासेस जो हम यूज करना चाहें, जो कि बनी बनाई है, ठीक है, और डिफाइंड है। लेट्स एक्सप्लोर द डॉक्यूमेंटेशन। लेट्स, अब मैं यहाँ पे गेट स्टार्टिंग करूंगी और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वर्जन 4.4 है, ठीक है। हम आ गए यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। तो यहाँ पे डिफरेंट बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, और यहाँ पे बोला हुआ है कि CSS अगर आपको ऐड करनी है बूटस्ट्रैप की क्लास तो आप ये वाली लिंक को कॉपी कर लें, और डिफरेंट JS के लिए आप ये वाली चीज कॉपी कर लें। यहाँ पे आप आपको बनाया सब मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक टेम्पलेट भी दिया हुआ है जिसमें सारी लिंक्स ऑटोमेटिकली अटैच्ड हैं। ये क्यों किया गया है, क्योंकि बूटस्ट्रैप को रिस्पॉन्सिव बनाया गया है, तो लेकिन उसमें जाहिर सी बात है बिहेवियर ऐड हो गया, तो वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होगा। तो उन जो बने बनाए क्लासेस होती हैं उनको एक्सेस, उनमें जो यूज हुई होती है वो जावास्क्रिप्ट होती है, तो उनको लोड करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की और jQuery की लिंक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैंने हमारी फर्स्ट जो HTML की क्लास हुई थी एपिसोड 1, हम बता चुके हैं कि इनका क्या यूज है, और ये बूटस्ट्रैप में बहुत मायने रखती है, इनको यूज करना इज नेसेसरी, ठीक है। यहाँ पे इनकी डिस्क्रिप्शन भी बहुत डिटेल में लिखी हुई है, लेकिन मोस्टली वही चीजें हैं जो हमने आपको बताई थी, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस टेम्पलेट को कॉपी करते हैं। यहाँ से हमने किया कॉपी, सिंपल। मैं यहाँ पे आई, मुझे अब मैं बूटस्ट्रैप का काम कर रही हूँ, तो मैं आपको अभी अलग अलग ही समझा रही हूँ ताकि आपको हर चीज अच्छे वे से समझ आए। bootstrap.html मैंने इसका नाम दिया, और मैंने जो भी चीज कॉपी की है मैंने उसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आइए आप चीजें देखें, वही है हमारा नॉर्मल जो चीजें थी, जो नॉर्मल टैग्स थे वो, बेसिक टैग्स वो, और कुछ इनकी लिंक्स इनके साथ अटैच होकर आ गई। और इसका आउटपुट क्या है, हेलो वर्ल्ड। हम देखते हैं इन्होंने हेलो वर्ल्ड का अपना टेम्पलेट दिया हुआ था, तो हम इसका देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड आ गया है। अब है बात क्या कि आपको यहाँ पे बनी बनाई क्लासेस मिलती हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये हमें बहुत इजीनेस मतलब फास्टर काम प्रोवाइड, फास्टर हमारा सारा वर्क हो रहा है इसके थ्रू। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लेट्स सपोज जा रहे हैं कंपोनेंट्स में। आप कंपोनेंट्स में देख सकते हैं यहाँ से A टू लेके Z तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी डिफरेंट स्टाइलिंग बहुत अच्छे तरीके से दी हुई है, डिफरेंट अलर्ट्स का बताया हुआ है, राइट। ये लिंक्स कलर हो सकते हैं, कैसे होंगे, आपका कंटेंट किस तरह दिखेगा, जावास्क्रिप्ट का इनमें बिहेवियर, बटन का हर चीज बताया हुआ है। अब मैं आपको बटन्स का दिखाऊं तो बटन्स का किस तरह है, देखिए यहाँ पे बटन के ये कितने अच्छे सारे बटन, ये सारे बटन बने हुए हैं, और ये सिर्फ कोड इतना लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई CSS की अलग फाइल नहीं है, ये बूस्टर की क्लासेस जो प्री डिफाइंड क्लासेस है उससे ये काम किया गया है, ठीक है। अब देखिए ये जैसे हमने बटन बनाना सीखा था वैसे ही है कि ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, उसके अंदर कंटेंट, और ये 2 एट्रीब्यूट है, टाइप बटन, ये तो एट्रीब्यूट है टाइप बटन, ठीक है, जो हमने सीखी है। लेकिन इस क्लास को देने की वजह से यहाँ पे ये बटन प्राइमरी आ गया है, यहाँ पे सेकेंडरी क्लास का जैसा कलर ऐसा हो गया है, और सक्सेस का भी सेम। अब हम इसको यूज करके देखते हैं कि ये हमारे पास कैसे किस तरह वर्क करता है। मैंने इस फाइल को खोला, इनके हेलो वर्ल्ड के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट की की भी होती है उसमें हमारे पास विजुअल स्टूडियो में, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। एंड देन ठीक है, आप यहाँ पे गए और आपने इसको लोड किया, तो आपके पास ये सारे बटन आ गए, कुछ भी आपने नहीं किया है, आपने सिर्फ वहां से कॉपी किया और पेस्ट किया है। लेकिन आप चाहें तो इनको कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ ये प्राइमरी बटन ना हो, ये मेरा बटन हो डेटा एडिट, ठीक है, तो ये डेटा एडिट का बटन बन जाएगा, मेरा यहाँ पे कस्टमाइज होता है। इसी तरह हम यूज करते हैं कि इनकी स्टाइलिंग तो उठाते हैं लेकिन अपने हिसाब से वो कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं, तो इट इज द इजियर एंड फास्टर वे। लेट्स सपोज मैं यहाँ से भी क्या करती हूँ, मैं इस क्लास को मिटा देती हूँ, तो क्या होगा,
आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि ये बटन तो रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि बटन जो बनाने का तरीका था वो अभी भी वहीं पर है, लेकिन जो क्लास यूज की गई थी उसमें उस क्लास के जो डिफाइंड स्टाइलिंग होगी, जो कि हम ये जो उस क्लास के थ्रू में मिल रही है, वो क्या होगी? पैडिंग अप्लाई की हुई होगी, ठीक है, कलर हो गया होगा, इस तरह से उसको डिफरेंट स्टाइलिंग मिल गई होगी। तो वो क्लास की वजह से थी। हम इसको अंडू कर देते हैं ताकि हमारा जो लिया है वो वैसा का वैसा है। अब जो ये तो मैंने आपको सिर्फ दिखा दिया कि ये वर्क कैसे करता है, कि बटन्स को समझना थोड़ा इजी था, लेकिन हमारा जो मेन टास्क है बूटस्ट्रैप के थ्रू वो है हमारा फॉर्म्स। हम फॉर्म्स को स्टडी करेंगे बूटस्ट्रैप के थ्रू। ओके, तो हम यहाँ पे देखें कंपोनेंट्स के अंदर फॉर्म्स मुझे दिख रहे हैं, मैं फॉर्म्स पे क्लिक करूंगी और मैं जैसे ही फॉर्म्स पे क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे फॉर्म्स के बारे में पूरी डॉक्यूमेंटेशन आ गई है कि फॉर्म्स किस तरह, फॉर्म्स का क्या काम होता है, ये वो सब कुछ यहाँ पे ओवरव्यू लिखा होगा। यहाँ पे डिफरेंट छोटे मोटे फॉर्म्स बने हुए भी हैं। हम ये वाला फॉर्म देखें, हमने कुछ इनपुट सीखी थी, हमने ईमेल की इनपुट सीखी थी, हमने सिलेक्टर नहीं देखा था, ऑप्शन, मतलब ये आपको यही सब मैं आपको समझा दूंगी कैसे वर्क करता है, लेकिन हमने ईमेल देखा था, पासवर्ड देखा था, सबमिट बटन देखा था जो ऊपर ये लगा हुआ है, देखें सबमिट बटन, पासवर्ड भी देखा था, ईमेल भी देखा। तो यहाँ पे ये उनको कितने अच्छे से स्टाइलिंग और बिल्कुल प्रॉपर वे से है, तो आप यहाँ से उसको ले सकते हैं। ये इसका कोड भी गिवन है, मैंने यहाँ से इसको सिर्फ कॉपी किया है, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं इनको यहाँ पे तो मैं एक HR लगा रही हूँ और इसके बाद मैंने अपने बटन के कोड को पेस्ट कर दिया। मैंने पेस्ट करने के बाद यह जैसे ही यहाँ पे वो किया तो यहाँ पे जो भी HTML का था वो आ गया है यहाँ पे। अब मैं हेलो वर्ल्ड की जगह यहाँ पे कर रही हूँ इसको, कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नहीं है, दिस इज बूटस्ट्रैप फॉर्म प्रैक्टिस, ठीक है, ये चीज। अब आप देखें इन्होंने डिफरेंट क्लासेस यूज की हैं, इनका आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल अलाइंड वे में सब कुछ हुआ है। तो ये क्यों है? क्योंकि ये डिफरेंट क्लासेस का कमाल है, इन क्लासेस में प्री डिफाइंड इनको ये फंक्शनलिटीज प्रोवाइड की गई है। ईमेल एड्रेस है, ये ईमेल हो गई। अब जो ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है? सिलेक्ट के हिसाब से ये ड्रॉप डाउन बना जाता है। सिलेक्ट में आप जो आपको आईडी देनी होती है वो देते हो किसके लिए, और फिर उसके अंदर ऑप्शंस देते हो, जो आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिखें ऐसे ही है ना, कि वन ऑप्शन सिलेक्टेड है एंड देन फिर 2 कर रही हूँ, 3। तो अब मुझे इसको चेंज करना है, मैं इसको चाहती हूँ कंट्री का हो जाए, तो यहाँ पे रहे ये रहा पाकिस्तान, ठीक है। एंड देन हमारा चाइना पे आ रहा, जिसकी वजह से आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, जिसकी वजह से हमें ये ऑनलाइन सेशन लेना पड़ रहा है। ओके, बट ये फायदा सबके लिए है ना, इसमें काफी लोग बहुत अच्छे से सीख पाए मे बी। ओके, इंडिया हो गया, XYZ, बांग्लादेश, और क्या व्हाट इज अमेरिका। ओके, मुझे याद ही नहीं आ रहे कंट्रीज, हाउ अनकूल। तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या होगा आपके हिसाब से? देखो हमने इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लिया। ये एग्जाम्पल सेलेक्ट लिखा हुआ है ना, जहाँ पे मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि ये लेबल दिया हुआ है, ठीक है, मैं चाहती हूँ सिलेक्ट योर कंट्री, सिलेक्ट कंट्री। ये ऐसे होता है कि आप उनके कंपोनेंट उठाते हैं आप उनके में अपनी कस्टमाइजेशन करते हैं और वो चीज़ें आपके हिसाब से बन जाती है। लेट्स सपोज आपका एक फॉर्म है जिसमें ईमेल एड्रेस, कंट्री सेलेक्ट करना हो और यहाँ पे मल्टीपल सेक्टर ना हो और अपने बारे में लिखना हो, तो आप क्या करेंगे? ये गए, मल्टीपल सेक्टर आपको नहीं चाहिए, ओ सॉरी, मल्टीपल सेक्टर आपको नहीं चाहिए, तो ये देखें ये डिव यहाँ पे शुरू हो रही है और ये डिव यहाँ पे खत्म हो रही है। मैंने इसको अभी के लिए कमेंट कर दिया, तो क्या होगा? मुझे सिर्फ ये 3 चाहिए और मुझे ये 3 मिल गई है। ईमेल एड्रेस तक तो ठीक था, टेक्स्ट एरिया में मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देती हूँ लेबल में, कि ये टेक्स्ट एरिया में यहाँ पे मुझे दे दे यूर बायो, ठीक है। तो यूर बायो में ये चीज आ गई और यहाँ पे जो भी बंदा वो अपना बायो लिखे और आपका एक फॉर्म रेडी हो गया। जस्ट सिंपल स्टेप्स, आपने कॉपी किया, कॉपी आप कर सकते हो, कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, ये इन्होंने हमें सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है। लेकिन आपको अगर CSS नहीं आएगी तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते।
अब क्योंकि ये मुझे हर चीज़ बिल्कुल बनी बनाई नहीं देगी, मुझे कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। अब मैं चाहती हूँ कि इसके बैकग्राउंड कलर चेंज करूँ, मुझे आता होगा बैकग्राउंड कलर चेंज करना, तभी मैं इस क्लास का भी कर पाऊँगी और इनकी डिफरेंट क्लासेस के यूज़ किस तरह होता है वो भी कर पाऊँगी। सो इट्स अप टू अस हाउ वी आर गोना टेक द थिंग्स एंड हाउ वी आर गोना अप्लाई द थिंग्स, ठीक है ना? तो आई होप आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाएँ, उसको और एक्सप्लोर करें, अच्छे से पढ़ें सीएसएस को भी। नेम बार आपको देखें यहाँ से मिलेगा, हर चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, बटन्स, कार्ड्स, हर एलिमेंट की डिजाइनिंग की एग्जाम्पल उन्होंने प्रोवाइड की हुई है। बाकी कस्टमाइज आप अपनी जहन के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट बूटस्ट्रैप, दैट्स ऑल अबाउट बूटस्ट्रैप फ्रॉम आवर साइड, क्योंकि ये हमने इसको सिर्फ इंट्रो लिया है, क्योंकि अभी आपकी सीएसएस की भी इतनी बेसिक नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि जिनको थोड़ा बहुत आता है या फिर जिनको बहुत भी सीखने का शौक है, पैशन है, तो उनको यहाँ से स्टार्टअप मिल जाएगा और वो अपना आगे सीख पाएंगे। Like as usual, this is not the end. Now the ball is in your court. You have to perform the task of the day. But HTML में टास्क दिया था, तो CSS में भी एक टास्क है और वो लिंक है आपके HTML के टास्क के साथ। हमने यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस रखी है, वो आपको अप्लाई करनी है आपके HTML के स्ट्रक्चर जो आपने रेडी किया होगा आफ्टर HTML टास्क, ठीक है? तो इसमें आपको बॉडी को बैकग्राउंड कलर देना है इस तरह का, जो भी H1 टैग आपने यूज किया है उसको आपको ये कलर देना है, और आप सारे इनपुट्स को आपको 3px ग्रे बॉर्डर देना है। जो भी पीस हैं आपके पैराग्राफ्स, उनको आप फॉन्ट स्टाइल इस टाइप का देख के फॉन्ट साइज उसकी ये रखेंगे। मेक एला एलिमेंट्स ब्लू, आपको हेक्साडेसिमल कलर चूज करना है, मेक श्योर, ओके। एंड देन इनपुट का जो ग्रे बैकग्राउंड होगा वो ग्रे कलर का, और इसी तरह ये बाकी सारी के लास्ट पी को आप 5px वाइट बॉर्डर दे रहे हैं, 20 फिर आप अप्लाई कर रहे हैं 2px डॉटेड बॉर्डर जो भी इमेजेस की है, सारी इमेजेस पे, ठीक है, कलर आपकी मनपसंद का कुछ भी। एंड मेक H1 एलिमेंट्स कलर चेंज टू ब्लू एंड होवर इट, आप जब H1 को होवर करो तो उसका कलर चेंज होना चाहिए, जो कि हमने आपको पढ़ाया। हमने ये तकरीबन सारी चीज़ आपको कवर करवाएंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए हम आपको दे रहे हैं, ताकि आपको HTML और CSS को साथ हैंडल करना भी आए। मेक द A एलिमेंट्स दैट हैव बीन विजिटेड ग्रीन, जो भी एड का टैग विजिटेड हो चुके हैं उनको ग्रीन करना है। और आपको ये ज़रूरी नहीं, ये वाली तो रिक्वायर्ड है, और आप इनके अलावा भी डिफरेंट स्टाइलिंग्स को एक्सप्लोर करके अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको अपनी स्लाइड में बोला था कि आपको एक्सप्लोर करनी है चीज़ें। एंड बूस्टर में आपको क्या करना है कि आपको कार्ड, नेम बार और बटन्स पे काम करना है, बटन्स को ऐड करना है आपके उसी फाइल के अंदर, और किस तरह से आप क्रिएटिविटी के साथ उसको अप्लाई करते हैं, वी विल सी एंड वी विल इवैल्यूएट अकॉर्डिंग टू यू दैट, ओके। So stay at home, stay safe and कोड करते रहो। तो इसकी क्विज की भी लिंक आपसे शेयर की जाएगी, उसमें भी 15 क्वेश्चंस होंगे, अगेन वही क्वेश्चन होंगे जो हमने पढ़ा है, होपफुली आपसे भी करेंगे एंड हमें बता देंगे कि हम एवल्यूट करें उस चीज़ को। और बाकी ये प्रोजेक्ट भी आपका सबमिट नहीं होगा, जैसे HTML पे हमने CSS अप्लाई किया, वैसे CSS के आगे हम जाके जावास्क्रिप्ट से कुछ बिहेवियर से ऐड करेंगे और अपनी वेबसाइट को लाइव बनाएंगे, और देन उसके बाद हम आपसे उस चीज़ का URL लेंगे। सो तब देखते हैं कि कौन बनता है हमारे इस वेब वर्ल्ड वर्कशॉप का स्टार ऑफ द डे, स्टार ऑफ द वर्कशॉप, ओके, स्टार ऑफ द वर्कशॉप। So thank you guys, hopefully you have learned something. If you have any query you can contact us, we will be glad to answer you guys. See you in episode number 3. तो कोड करो और आगे बढ़ो, बाय।